नमस्कार, मैं हूं प्रशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं वार्तालाप टीवी। स्वागत है हमारी खास पेशकश एक मुलाकात में। आज हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्र मंच के क्षेत्रीय संयोजक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इमरान चौधरी। इमरान जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। इमरान जी, जैसे कि कल ही चुनावी नतीजे आए हैं, तो हिमाचल और गुजरात के, उससे एक दिन पहले दिल्ली एमसीडी का भी चुनाव के नतीजे आए थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जैसे कि बीजेपी की करीब करीब कम सीटें रही आम आदमी पार्टी से, तो इससे मैं जानता हूँ इसको आप किस उस पे देखते हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को नकारा है इस बार? देखिए, भाजपा को दिल्ली की जनता ने नकारा नहीं है, थोड़ी नाराजगी जरूर लगी है। क्योंकि आप सीटें कम देख रहे हैं। आप ये देखिए कि वोट बैंक कितना, वोट परसेंटेज कितनी मिली, रेशियो कितना था। तकरीबन तकरीबन 1% का दिल्ली के अंदर फर्क पड़ा है। और 1 ही % वोट का फर्क हिमाचल में मिला है। उसके मुकाबले में आप गुजरात के अंदर देखिए कि इस वक्त 52-53% के करीब भाजपा को वोट मिला। तो इसको दिल्ली और हिमाचल में हम इसे नकारना नहीं कहेंगे। थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी जो हमेशा लगता है कि होती है, ऐसा हुआ है। बाकी जनता भाजपा से नाराज नहीं थी। स्थानीय जो पार्षद थे, जो पहले सिटिंग पार्षद थे, उनसे नाराजगी थी। संगठन ने चाहिए था कि जैसे और लोगों के टिकट वहां बदले थे, इन लोगों के भी बदलने चाहिए थे। और ज्यादातर भाजपा के वही कैंडिडेट हारे हैं जो पहले पार्षद थे, और उनको दोबारा टिकट हो गया था। लेकिन इस जो चुनाव के नतीजे आए, इसको विपक्ष इस तरीके से देख रहा है कि अब मोदी मोदी लहर का मतलब असर खत्म होता नजर आ रहा है, कि आप भी हिमाचल में भी हारे हैं और बीजेपी दिल्ली में भी कम सीटें रह गई। तो विपक्ष इसमें दूसरी तरीके से बताना चाह रहा है। नहीं नहीं, इसमें मोदी लहर का ऐसा वो नहीं है। और मोदी जी खुद भी कहते हैं कि मेरी कोई लहर नहीं है, सबसे बड़ा हमारा संगठन है। और संगठन को ही मद्देनजर रखते हुए मोदी जी चलते हैं। संगठन ने जो जो काम किए हैं, और सबसे बेहतर बात यह कि संगठन की वजह से, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के संगठन की वजह से जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उसका ग्राउंड स्तर तक लोगों को लाभ पहुंचा। और लाभ पहुंचने की वजह ये थी, उसकी नतीजे के तौर पर आप देखिए गुजरात में कितनी भारी मात्रा में, आज तक 70-75 सालों में इतनी भारी मात्रा में सीटें नहीं आई। और उसके मुकाबले में आप देखिए दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली में भी सीटें जो हैं वो हमारी कम जरूर है, मगर हमारा वोट जो मिला है हमको, वो तकरीबन तकरीबन बराबर है। और जिसको दूसरी सरकारें या दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि उन लोगों ने कोई बहुत अच्छे काम किए, तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई बहुत बड़ी फतेह मिली है। उनको कोई फतेह नहीं मिली। वहां थोड़ी बहुत नाराजगी का इजहार था हमसे। वो जनता ने अपना काम किया। हम आगे अगले चुनाव के अंदर जो है, हमारा संगठन जो है उस कमियों को दूर करके और बड़े काम अंजाम देगा। जी। अ, इमरान जी, आजकल एक मुद्दा काफी गर्म है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि विपक्ष ये बात उठा रहा है कि बीजेपी सिर्फ ये इसके लिए कमेटी बना रही है, सिर्फ एक चुनावी जुमला है और इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी उस चीज को। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो एक मुसलमानों को वर्गलाया जा रहा है ना, आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पाकिस्तान में भी है। हर देश के अंदर यकसा सिविल कोड सब जगह होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सब जगह होता है। मगर यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को ये कह करके भड़काया बहकाया जाता है कि तुम्हारी शादियों पे पाबंदी लग जाएगी, तुम्हारे घर के काम को मतलब उसके, और शादियों को लेकर के ये करके ज्यादा भड़काते हैं कि निकाह पर और इस पर पाबंदी लग जाएगी। ऐसा अब हम ग्राउंड पर समझाने का काम करेंगे, ताकि जो जमीनी सतह के ऊपर जो काम होगा, जब समझेंगे उसको कि असल में जो कॉमन सिविल कोड है क्या, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए होगा। और सभी मुल्कों के अंदर, क्या ईरान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? सऊदी अरब में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? उनके सबके अपने अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड होते हैं, उनके तहत ही वहां की जो है ना जनता अपना जिंदगी गुजारती है। तो ये चीज जो एक बहकाने वाला एक ग्रोह है ना, वो ग्रोह सक्रिय है, वो ग्रुप जो है ना अभी भी सक्रिय है। वो उसका काम सिर्फ सरकार के खिलाफ मुसलमानों को वर्गलाना होता है। और वो सरकार के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वर्गलाना होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई कानून बनाएगी तो वो हिंदू मुसलमान को देख के नहीं बनाएगी, सबको देश हित में वो कानून बनाती है। देश हित में कानून बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड
देश हित में बनेगा। हाँ, विपक्ष ये भी कहता है कि अगर जैसे आप कोई कानून लेके आते हैं तो पहले चर्चा नहीं करते, जैसे कि किसी कानून को ही देख लीजिए, आपको वापस लेना पड़ा, तो क्या इसमें आप चर्चा नहीं कर पा रहे क्या कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं नहीं, बातचीत होती है। अब हम चर्चा देखिए, हम मजहब के या जो ग्रुप के अपने जो ठेकेदार लोग हैं ना, उनसे चर्चा नहीं होगी, चर्चा होती है जनता से। अब ये हमारे संगठन की बड़ी कामयाबी है कि हम जनता में जाके चर्चा करते हैं, जनता में एक मानस बनाते हैं, उनकी सोच बनाते हैं। जनता में चर्चा होगी, ना कि उनके ठेकेदारों में। ठेकेदार जब इसकी चर्चा करने बैठता है ना, तो वो सौदेबाजी करता है। सौदेबाजी नहीं चलेगी। आम जनता के लिए क्या बेहतर है, एक मुसलमान के लिए क्या बेहतर है, एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई के लिए क्या बेहतर है, उस पर चर्चा करके तब कानून बनाया जाएगा। नई बात के जी वो संसद में चर्चा नहीं होती, संसद में चर्चा खूब होती है। उसके अलावा वहां पे जब अपोजिशन है ही नहीं, अपोजिशन इसी और अपोजिशन जब कोई काम ऐसा होना होता है तो बाइकाट करते हैं, सब चीजें करते हैं। तो ये जग जाहिर है, कोई मैं अपनी ढकी छुपी वैसे बात नहीं बता रहा, लीपा पोती वाली बात नहीं, ये जग जाहिर है। और चर्चा जनता के बीच में इसका आ रहा है, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। जो आम हमारा आम मुसलमान है, वो भी कॉमन सिविल कोड को जब समझेगा तो वो इसको पसंद करेगा और इसको अपनाने की कोशिश करेगा। कॉमन सिविल कोड के अंदर ये नहीं है कि वो इस्लामी तौर तरीकों पे पाबंदी लगा देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन इन लोगों की जो एक क्या कहते हैं, जो हम मठाधीश जो बन जाते हैं ना, जो धर्मगुरु बन के उन सब का जो है ना अपने इशारों पे नचाने की बात करते हैं, वो चीज नहीं चलेगी। अब कानून, देश जो है वो कानून से चलेगा, बहकावे से नहीं चलेगा। मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या इम्प्लीमेंटेशन इसका 24 से पहले भी हो सकता है क्या? किस चीज का इम्प्लीमेंटेशन? कॉमन यूनिफॉर्म सिविल सिविल कोड का? कोड। जी जी। देखिए, मैं तो इसके लिए कोई मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का प्रवक्ता हूँ। जी लेकिन जी। हाँ, 2024 से पहले होना चाहिए। बहुत बहुत देर हो गई, मतलब बहुत देर हो गई, ये बहुत पहले से ये सब चीजें चलती चली आ रही हैं। 47 के वक्त से, 52 के बाद से ये कानून ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। और भी पब्लिक के हित के बहुत कानून है जो होने चाहिए। तो ये होना चाहिए, मेरी अपनी राय है। जी, मैं ये जानना चाहूंगा जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करें तो ये कुछ अल्पसंख्यक समुदाय इस चीज को ज्यादा प्रेफर करता है कि मुस्लिम विरोधी कानून है। तो इसको लेके क्या सरकार के पास आप कुछ नुमाइंदगी करेंगे इस चीज को लेके कि एक पर्टिकुलर एक संगठन लेके जाएं आप, पर्टिकुलर एक वो देखिए, वो ग्रुप हाँ, बना के आप पहले सरकार से एक, मिले? अभी क्या है कि सरकार इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, जो इसका मसौदा तैयार हो रहा है, इसका जो भी इसके अंदर शक्लें लगाई गई हैं वो तैयार हो रही है। उसको हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम भी अपनी उसके अंदर सिफारिशात देंगे कि भाई इसके अंदर ये चीज और होनी चाहिए, कोई कमी बेशी लगेगी तो उसको करेंगे। और ये कमी करेंगे हम जब जब जनता के बीच में, और ऐसा नहीं है, हम इस मामले को लेके जनता के बीच में पिछले 3-4 साल से हम, और खास करके मुस्लिम्स के बीच में, पूरे हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल मुस्लिम के बीच में जाकर के हमने एक वाइट पेपर भी इस पे जारी किया था। उसको कर रहे हैं और एक मानस बना रहे हैं कि कानून होने चाहिए। और ये लोग जो कॉमन सिविल कोड के बहकाने में लगते हैं ना, तो मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप कम से कम कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा ही बनाइए, मुसलमानों में एकता वाला कानून बनाइए। जो भड़काने पे लगे हुए हैं कुछ मौलवी मुल्ला और दूसरे टाइप के लोग हैं ना, जो सियासी दलाली करने और चुनाव के वक्त पे निकल आते हैं, तो कुछ ऐसा प्रोग्राम इन्होंने 47 से लेके आज तक नहीं बनाया कि जो मुसलमानों में एकजुटता पैदा करे। कोई ना शिया सुन्नी को एक करने की बात करते हैं, ना देवबंदी बरेलवी को एक करने की बात करते हैं, सब में फर्का डाल करके वो अपनी राजनीति करते हैं, और वो कर रहा है। हमने उस चीज को खत्म करना है। इससे देश को, ना सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होता है, पूरे देश को इस चीज से नुकसान हुआ है। लेकिन विपक्ष तो यही कहता है कि क्या नाम है, अभी जैसे कि 5 राज्यों में आपने कमेटियां बनाई हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया है इस चीज को लेके, तो क्या ये बस सिर्फ वादे ही रह जाएंगे या फिर इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? देखिए, हम वही वादा करते हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ी देर जरूर लग जाती है, लेकिन वादा जो करते हैं वो ही करते हैं, जो हम कर सकते हैं, और वो करेंगे। लेकिन करेंगे जब जनता का मिजाज बन जाएगा, क्योंकि देश जनता से होता है।
जनता देश के लिए होती है, देश के लिए हित में जो चीज अच्छी होगी वो हम करेंगे और हम करवाना चाहेंगे अपनी सरकार से। जी। हाँ, तो मैं एक चीज और कहूंगा, एक मुद्दा काफी तूल पकड़ा हुआ है देश के अंदर कि लव जिहाद, इस पे आपका क्या कहना है? ये ये तो बिला वजह की बात है। जहाँ लव वहाँ जिहाद, इसके इस्तेलाई ये जो है ना बड़ी गलत रखी गई है। और जहाद के अगर देखा जाए लफ्जी माने जो है अरबी के अंदर वो स्ट्रगल के आते हैं, और मोहब्बत में स्ट्रगल होती है, सब जगह होती है। लेकिन जिन मानों में सरकार देश में इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है वो नफरत की बात है। और हम ना तो उसके हक में थे, ना हमारी सरकार, ना हमारी संस्था इसके हक में है कि इस तरीके की कोई बातें ज्यादा उछाली जाए। ये इंसान का इंसान से मोहब्बत होती है, वो होती रहेगी और होती रही है। और ये इस तरीके के मिसालें जो है ना वो भाजपा में भी मिलेंगी, कांग्रेस में भी मिलेंगी, समाजवादी में भी मिलेंगी, जनता दल में, सब जगह मिलती हैं इस तरीके की मिसालें। इमरान जी, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि ये सब चीजें जो है, लव जिहाद के मामले जो जब से बढ़े हैं, जब से मोदी सरकार, या फिर ये देखने को मिल रहा है जब से मोदी सरकार आई है 14 के बाद से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मोदी सरकार 2014 के बाद ये चीज शुरू हुई है। तो बहुत पहले से जो मुसलमानों को डराने धमकाने वाले लोग हैं, जो डराते रहते हैं ना दूसरे का हुआ दिखा करके वो करते हैं, वो करते रहे, पहले ही करते थे, अभी तो ना की बराबर है। और इसके रेशो आप निकाल कर भी देख सकते हो। जो भी इसका जो लोग भी सर्वे करते हैं उसके आपको मिल जाएंगे डाटा, जो है डाटा मिल जाएंगे। और डाटा देखिए आप। इमरान जी जी, धन्यवाद। आपने मेरे सवालों का बखूबी जवाब दिया। और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू जो है, क्योंकि आरएसएस वालों का इंटरव्यू आसानी से मिलता नहीं है, मुझे लगता है कि हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और दूसरा ये कि आपने कहा आरएसएस वालों को आसानी से इंटरव्यू, आरएसएस वाले जितनी आसानी से हर किसी को अवेलेबल है ना, कोई दूसरी सोच का, कोई दूसरी विचारधारा का इतनी आसानी से, खास करके टीवी वालों को, न्यूज वालों को कोई अवेलेबल नहीं होता जितनी जल्दी जो है वो आरएसएस के लोग चप्पे चप्पे पे मिलते हैं। और हिंदुस्तान का जो राष्ट्रवादी सोच का आदमी है वो सब आरएसएस के आदमी है। जो देश से प्रेम करते हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं, वो सब आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस तो कोई एक आपने जिन मानों में भी कहा होगा, मैं उसको नहीं समझ पा रहा, लेकिन आरएसएस एक ऐसा काफिला है जो उसके साथ मिलके चलता है। देश को सर्वश्रेष्ठ मान करके देश को तरक्की देने के लिए सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। वो अपने सियासी जूते कोई भी पहन रहा हो, कोई भी दूसरे हो, सब वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, समझ लीजिए। जी इमरान जी, धन्यवाद। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर।